साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जनवरी में होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है राजीव पब्लिकेशन के द्वारा जो 10 सेटों की प्रैक्टिस सेट प्रकाशित की गई है, उसी में से आज के दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में जाकर के आप पहले के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि BARC बार क्या है, तो या इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। शब्द संक्षेप, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ए ऑप्शन हो जाएगा। एमसीए का पूरा नाम क्या है? एमसीए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अर्थात बी ऑप्शन। अक्सर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं में सेज के बारे में पढ़ते हैं, तो सेज का फुल फॉर्म क्या है? सेज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रणेंद्र। कौन है? रणेंद्र है। वहीं कोचे कड़वा, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? इसके नाटककार जो है सोलोमान सोलोमान मुर्मू है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना जो है 1928 में 1928 में की गई थी। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके संस्थापक जो थे चंद्रशेखर आजाद थे। अन्य सदस्यों में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह इत्यादि थे। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड में कौन शामिल थे? तो इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोग शामिल थे। और यह घटना होती है आपकी कब? 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? कामरूप अर्थात असम में। तो देखिए यहां पर जो है किसने किया था? शंकर देव ने। शंकर देव ने। यहाँ एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था? तो बलबन ने किया था। इसको स्थापित किसने किया था? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? अष्टधाई के लेखक कौन है? अष्टधाई के लेखक कौन है? पढ़नी। कौन है? पढ़नी है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देखें, पहला कथन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। यह कथन सही है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है, ये भी सही है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को प्राप्त है, ये भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन को अनुच्छेद 13, 32 एवं 226 में परिभाषित किया गया है, ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 13 के दिन प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है। तो यहां पर एक सेकेंड देखिए, 13 में ये जो है अनुच्छेद 13, इसमें न्यायिक पुनर्लोकन किस मतलब परिभाषित किया गया, ना कि 32 और 226 में। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? तो ये कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर, क्योंकि आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है इन 4 कथनों में से। तो आप देखें, पहला, इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सही है। दूसरा, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह भी सही है। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं होते हैं न्यायालय में। ठीक है। जबकि जो मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, वो न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, ये सही है। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है? तो देखिए, इसके तहत स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। संसाधनों का सामूहिक हित में सर्वोत्तम प्रयोग का प्रावधान है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, परंतु इसमें पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पे डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति में शामिल है, क्या इसमें शामिल है? तो इसमें देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को मानना भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, इसमें क्या 4 चीजें दी हैं, क्या क्या शामिल है? एक सेकेंड, नहीं, 51 देखिए दोबारा से। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, ये शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास, ये भी शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना ये भी शामिल है, परंतु इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को मानना ये शामिल नहीं है। तो 1 2 3 शामिल है, 4 नहीं शामिल, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कपार्ट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कपार्ट, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। सितंबर 1946 में करपाट की स्थापना की गई थी, ठीक है। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाली एजेंसी है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये किसने किया था? प्रोफेसर राज समिति ने यह संस्तुति की थी। मंदड़िया व तिजड़िया शब्दावली संबंधित है किससे? शेयर बाजार से। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ है स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में कमी होना। माइक्रो फाइनेंस के लिए मुद्रा योजना उपलब्ध कराने वाली संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है, जो मुद्रा योजना है, 2015 में, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस की जो व्याख्या या कैसे पहली बार प्रयोग जो है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस खान ने 1976 में की थी। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, कोयला क्षेत्र और किस राज्य से संबंधित है, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, करणपुरा आपका झारखंड में है। करणपुरा जो है झारखंड में है, 3 से मिला दीजिए। शिंगरेनी आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना है। तत्कालीन आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में आ गया है, यहाँ पे 4 से मिला दीजिए। नेवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में, 2 से मिला। कोरबा कहाँ पे है? कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, 1 से मिला दीजिए। 3421 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी शहर को, इन्हें सुमेलित करना है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है। 2 से मिलाइए। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, 1 से मिला दीजिए। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, तो 4 से मिलाइए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, 3 से मिला दीजिए। फिर से देखिए, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, ठीक है, ब्रिस्बेन। और विक्टोरिया की राजधानी आपका मेलबर्न है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह जो है बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, अरब सागर के तट पर। अगला है प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पर आप देखें, पहला, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई, सही है। ये दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, नहीं, पेरू का हिस्सा नहीं है, ये इक्वाडोर का हिस्सा है, ठीक है, इक्वाडोर का हिस्सा। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक कॉफी जो आप पीते हैं, कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है, ठीक है। ब्राजील के बाद दूसरे नंबर वियतनाम है, फिर तीसरे पे कोलंबिया है, चौथे पे इंडोनेशिया है। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस, डी ऑप्शन। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किसकी? उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों का भक्षण करते हैं। मंटोक्स परीक्षण किससे संबंधित है? तो यह जो मंटोक्स परीक्षण है, यह आपका क्षय रोग, जो टीबी होता है, क्षय रोग, उसके परीक्षण से संबंधित है, डी ऑप्शन। कौन सा एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? कौन सा एक जो है विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? तो इसमें आप देखिए, गुणन, आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, ये है, परंतु जीवद्रव्य का अभाव विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है, ठीक है। जीवद्रव्य व कोशिकांग जो है, जीवद्रव्य व कोशिकांग का अभाव विषाणुओं में निर्जीवों का लक्षण है, ना कि सजीवों का लक्षण है। यहाँ पर ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कुपोषण की स्थिति का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है असंतुलित पोषण से, अल्प पोषण से, अति पोषण से, इन सभी से, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, डी ऑप्शन। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, ए ऑप्शन। बनारस का पहला रिवर फ्रंट इनमें से किस घाट पर बनाया जाएगा? तो यह जो है आपका गढ़वा घाट, किस पे? गढ़वा घाट पर बनाया जाएगा, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहां पर किया?
तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो यह जो है आपका वाराणसी में संपन्न हुई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या कितनी है? ये है 7। ठीक है। हरियाणा से सटे जिलों की संख्या, हरियाणा से सटे जिलों की संख्या जो है 5 नहीं बल्कि 6 है। ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। बिहार से सटे जिलों की संख्या 7 है। मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या 11 है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से प्रदेश के अन्य कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो सोनभद्र जिले से चंदौली और मिर्जापुर जिले सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल में नगरीय क्षेत्रफल का हिस्सा जो है वो 2.7% है। 2.7% है। ठीक है। जनवरी 2023 में जनवरी 2023 में राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश के ISIL SEA को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो किसने किया है? किस देश के? तो ये आपका कहाँ का है? ये इराक का है। ठीक है, ये संगठन इराक का है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पर? तो यह जो है आपका मैसूर में। वृंदावन गार्डन जो है ये कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में मैसूर शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित एक उद्यान है। यह कृष्णराज सागर बांध के निकट स्थित है जो कावेरी नदी पर बना है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार नई दिल्ली के महरौली में स्थित है। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। यह एक खारे पानी की झील है और यह भारत में सबसे बड़ी तटीय लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ मैथ के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को छोड़ते हुए हम लोग हिंदी वाले सेक्शन पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हिंदी वाले प्रश्न में 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन देखें। देयर वर्क हैज नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। बी ऑप्शन। मितव्ययी का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या होगा? मितव्ययी का होगा फ्रूगल। क्या होगा? मितव्ययी का आपका हो जाएगा फ्रूगल। लेविश क्या होता है? लेविश मतलब होता है खर्चीला, फिजूल खर्ची। एक्सपेंसिव बहुत महंगा, कीमती। आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? निरीक्षण का इसका होगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। सुपरविजन का क्या होता है? पर्यवेक्षण होता है। चेकिंग का जांच पड़ताल। एग्जामिनेशन का होता है परीक्षण। इंडोर्समेंट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इंडोर्समेंट का होता है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन। सत्यापन का अंग्रेजी वेरिफिकेशन। प्रतिरूप का स्पेसिमेन। नमूना का सैंपल या मॉडल होता है। इंफॉर्मेशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इंफॉर्मेशन का हिंदी अनुवाद होता है सूचना। अधिसूचना के लिए नोटिफिकेशन होता है। निर्देशन के लिए डायरेक्शन होता है और टिप्पणी के लिए कमेंट या रिमार्क होता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो सी ऑप्शन पढ़िए इसका। एजुकेशन इज द बेस ऑफ आवर लाइफ। दिए गए वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? हमारा देश सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। तो बी ऑप्शन पढ़िए। आवर कंट्री इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल टाइप्स ऑफ चैलेंजेज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर क्वेश्चन है। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को क्या कहते हैं? इसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवेदन कहते हैं। इसे प्रतिवेदन कहते हैं। अगला है। परिपत्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 4 कथनों में से। तो आप देखें। पहला, कई बार ज्ञापन परिपत्र का रूप लेते हैं। सही है। जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके नाम, पद, पता अंत में बाईं ओर दिए जाते हैं। सही है। सी, ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम पद दिया जाता है, पद पता दिया जाता है नहीं। ये कथन गलत है। ठीक है। देखिए परिपत्र में ऊपर बाईं ओर जो है प्रेषक का नाम, पद पता नहीं दिया जाता है। तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। इसमें अन्य पुरुष शैली का ही प्रयोग किया जाता है। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो देखिए, विनयशीलता,
क्रमबद्धता, संक्षिप्तता होती है, परंतु प्रेषक इसकी विशेषता नहीं है। प्रेषक जो विशेषता ना होकर इसका आवश्यक घटक होता। अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंग अंग फूले न समाना मतलब बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता जोखिम मोल लेना, डी ऑप्शन। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन अर्थात महामूर्ख। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाने का मतलब होता है चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना। अगला है आदमी बनना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आदमी बनना का अच्छा व्यवहार सीखना, अच्छा व्यवहार सीखना अर्थात सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आंख खुलना, आंख खुलना का मतलब होता है ज्ञान होना, आंख खुलना का मतलब ज्ञान होना, ए ऑप्शन। उस विकल्प का चयन करके जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना मतलब होता है पछताना, बहुत पछताना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें खोल दी का। तो इसका अर्थ होगा भ्रम को दूर करना। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं, उसे सधवा कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है, वाचाल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अजेय कहते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथे। आधी रात का समय, आधी रात के समय को निश्चित निश्चित था होता है, ठीक है, था। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। बी ऑप्शन, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वह क्या होता है? अनाहुत होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। बी सी ऑप्शन। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 78 नंबर में देखिए, इसमें पहला, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, सही है। ना ही विचित्र बुद्धि होती है, ना ही अलौकिक होती है, ना ही दैवी बुद्धि होती है। आगे बात करते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है 79 में? तो इसमें आप पढ़िए सी ऑप्शन, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने, तो शरतकालीन दिनों में ये नहीं होगा, ठीक है। शरत काल के दिनों में, शरत काल के दिनों में, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सही है। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है? तो इसमें देखिए, दही खट्टा है, दही खट्टा है, यहाँ पुलिंग में रहेगा, ठीक है, दही खट्टा है। आगे देखें, यहाँ पे देखिए कुछ चीज याद देखिएगा, पानी हो गया, घी हो गया, दही हो गया, मोती हो गया, इत्यादि सब पुलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें 81 में देखें, तो इसमें डी वाला पढ़िए, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है 82 में? तो आप यहां पर देखें, लंगड़ सही लिखा है, लंगड़ जो है आपका सही लिखा है, भुजक्कड़ सही लिखा है, कोंकण सही लिखा है, पर भुक्खड़ सही नहीं लिखा है, भुक्खड़ सही नहीं लिखा है, भुक्खड़ इस प्रकार से, भू अधक का पूरा खा ओड़ा, भुक्खड़, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें आप देखें 83 का बी, छिद्रान्वेषी, ये सही नहीं लिखा है। निर्नुनासिक सही है, गत्यर्थ सही है, अंतश्चेतना सही है, छिद्रान्वेषी सही नहीं है। ये कैसे होगा? छ पे छोटी की मात्रा, न द्र न वेशी, यहाँ पे श जो होगा वो पेट चरहुआ वाला सा होगा छिद्रान्वेषी में, ठीक है, ना कि बड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवयित्री होता है, कवयित्री, कवयित्री। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 85 में? तो आप इसमें देखें, इसमें ईर्ष्या, ईर्ष्या जैसे डी में लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची, परंतु सलिल जो है, सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची जो है शून्य है, शून्य जो है आकाश का पर्यायवाची। आकाश के अन्य पर्यायवाची में शून्य, धो, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अनंत इत्यादि है। आगे बढ़ते हैं, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली का पर्यायवाची जो है आपका क्या हो जाएगा? सौदामिनी, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची। इसके अतिरिक्त चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, जलधि, जलधाम, जलनिधि, ये सभी के सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं, परंतु जलाधिप, जलाधिप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम है, पर जलाधिप नहीं है, ठीक है। नीर निधि है, नदीश है,
अवधि है, अर्णव है, पयोध है, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, प्रस्तर, उपल, पाहन। प्रस्तर, उपल, पाहन ये पत्थर के पर्यायवाची, परंतु पशम जो है, पशम ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। अगला है दीर्घायु। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा। आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? आविर्भूत का आपका तिरोभूत हो जाएगा। ठीक है, अनास्था का आस्था हो जाएगा, अनेकता का एकता हो जाएगा, अनाविष्ट का अतिवृष्टि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, अच्छत का छत हो जाएगा, अतुल का तुल्य हो जाएगा, अतुल का तुल्य हो जाएगा, अटल का ढुलमुल या डबाडोल हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होगा। ठीक है, जबकि वेस्ट का विलोम समष्टि हो जाएगा। वेष्टि का समष्टि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित का विलोम जो है अनिप्सित होगा। इप्सित का अनिप्सित हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अवध की संस्कृत में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बा की होती थी, तो फिटन और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्की में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्घी या तांगे में 2, 4 या अधिक घोड़े होते हैं। यह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगने लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है इक या एक यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने लगे। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 व्यस्त पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगों तक इक्को की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काशीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया? तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। अब ठीक है, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा। घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था? तो इसे कशीदकारी युक्त वस्त्रों के द्वारा जो है सजाया जाता था। तांगा किस प्रकार के इक्के से अलग वाहन है? तांगा जो है किस प्रकार से, तांगा इक्के की तुलना में बड़ा और भारी वाहन है। भारी और बड़ा वाहन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। 99 देखें, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता था? तो परिवहन के साधन का इस्तेमाल सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता था। ए ऑप्शन। तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो तांगे और इक्के के जो है मुख्यतः 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार। अब चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब कि आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें आप देखें, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, चुंबकीय स्कैनर, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, परंतु प्लॉटर जो है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है? तो देखिए, इसमें आपका स्क्रॉल लॉक जो है एक कीबोर्ड पर एक टॉगल की है। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? तो आपका जो मॉडेम होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं? तो ये है आपका कैप्स लॉक। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? तो आमतौर पर जो है 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। 107 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो ट्रैक बॉल जो है ये इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो इसे कर्सर कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बना करके मेमोरी में स्टोर करता है? तो यह है आपका स्कैनर करता है। निम्नलिखित में या निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के
सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। तो यह है प्लॉटर। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो यह है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर है, ओसीआर। एमआईसीआर स्कैनर किसका उदाहरण है? एमआईसीआर जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित या निम्न से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उनका उपयोग किया जाता है? तो ये क्या है? ये अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्निशन। ओ एम आर है, ठीक है, ओ एम आर है। उससे पहले ओ सी आर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन था। तो यहाँ पर ओ एम आर बी ऑप्शन हो जाएगा। एम आई सी आर का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन, ये ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है ओ एम आर, ओ एम आर। ओ एम आर मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आगे बढ़ते हैं। ओमार का प्रयोग हम लोग एग्जाम में करते हैं ना, गोला भरने के लिए। अगला है 116 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। ओ एम आर का पूर्ण रूप क्या है? ओ एम आर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड। निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो यह है ग्राफिक्स टेबलेट। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर ये आउटपुट है। एक माइक्रोफोन होता है, ये जो है इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या संचालन किया जाता है? तो इससे देखिए आपका मानव बातचीत को विद्युत तरंगों में परिवर्तन किया जाता है। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, परंतु माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है। अगला है प्लाटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण है, आउटपुट डिवाइसेस के। अगला है एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? तो यह है आपका प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है? तो यह है आपका ड्रम प्लॉटर। वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है, कौन सा? तो वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है या स्पीच सिंथेसाइजर का एक प्रकार है आपका आउटपुट यूनिट। ये से जो है आउटपुट यूनिट का एक प्रकार है, वाणी संश्लेषक या स्पीच सिंथेसाइजर जो है ये आउटपुट यूनिट का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? देखिए टीएफटी मॉनिटर ये मॉनिटर का प्रकार है, ठीक है। जो HDMI है, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस एक कंप्यूटर या टीवी केबल बॉक्स है, ठीक है, ना कि मॉनिटर का प्रकार है। LCD मॉनिटर है, CRT मॉनिटर है। कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? कंप्यूटर डिस्प्ले को जो है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? VDU का मतलब है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरीफेरल डिवाइस की पहचान करें, कौन सा है? तो देखिए CPU, ALU, स्प्रेडशीट ये पेरीफेरल नहीं, पेरीफेरल जो बाहर से जोड़ा जाता है, तो इस प्रिंटर जो होता है ये बाहर से जोड़ा जाता है। 129 का बी। आगे बढ़ते हैं। जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफॉल्ट स्क्रीन क्या कहलाती है? डिफॉल्ट स्क्रीन जो है डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर फिल्मी छवियों इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसका तो का उपयोग कंप्यूटर, यहाँ खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक होगा। देखिए कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर माइक्रोस्कोपिक फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो इसे जो है आपका डॉट्स पर इंच पर में नापा जाता है। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर
किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? तो डॉट मैट्रिक्स में निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है? तो आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वह सामान्यतः काफी शोर करता है। 135 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो ये है फ्लैट बेड प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की गैर संघट्ट प्रिंटर है? कौन सा है? तो इंकजेट प्रिंटर, ये जो है आपका एक गैर संघट्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? तो लेजर प्रिंटर जो है ये पेज बाय पेज प्रिंट करता है, पेज बाय पेज प्रिंट करता है। 138 नंबर देखते हैं। बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, जैसे रैम जो होता है वो एक अस्थायी मेमोरी वाला होता है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से देखिए रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी, अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा इकाई प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है? तो इसमें आप देखें डायरेक्ट मेमोरी एसेस जो है वो इकाई प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो जो डी रैम है, डी रैम, इसे लगातार रिफ्रेश करते रहना चाहिए। डी रैम मतलब आपका क्या हो जाएगा? डायनेमिक रैम। फ्लैश मेमोरी एक विशेष प्रकार का क्या है? फ्लैश मेमोरी जो आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, फ्लैश मेमोरी जो है आपका एक प्रकार EEPROM, इसे ये बी ऑप्शन, इसे इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? तो देखिए इन चारों में कैश मेमोरी जो है वो एक छोटे आकार की उच्च गति वाली बफर मेमोरी होती है, तो ये सबसे तेज होती है। उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो यह आपका क्या है? अभी हमने बात की कैश मेमोरी, ये कैश मेमोरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण उपकरण सेकेंडरी डिवाइस नहीं है? तो देखिए फ्लैश ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये सभी द्वितीयक सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी भंडारण डिवाइस हैं। परंतु आपका डीरैम जो होता है ये सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, ये प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है, ये रैम का एक प्रकार है। सेकेंडरी मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इस सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो ये आपका चुंबकीय टेप जो है वो क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो हार्ड डिस्क जो है यह एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। ठीक है, यह सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। यह एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिस पर कंप्यूटर डेटा स्टोर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है इनमें? तो इसमें देखिए आपका हार्ड डिस्क जो है, ये हार्ड डिस्क सी ऑप्शन, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, रैम, प्रोसेसर ये नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।